जरा कल्पना कीजिए, एक छोटा सा पॉप की आवाज आती है, एक हल्की सी चिंगारी उठती है और फिर वो जानी पहचानी अजीब सी जलते हुए प्लास्टिक की बदबू। हाँ, वो बहुत ही डरावना पल होता है किसी भी हार्डवेयर इंजीनियर के लिए। बिल्कुल। और बधाई हो, किसी ने अभी अभी अपना हजारों रुपयों का माइक्रो कंट्रोलर बोर्ड हमेशा के लिए जला दिया है। और ये सिर्फ पैसों के नुकसान तक सीमित नहीं है। मतलब भौतिक दुनिया में इस तरह की एक छोटी सी गलती पूरे प्रोजेक्ट का मोमेंटम ही तोड़ देती है। हाँ, वो तो है। हफ्तों की मेहनत पल भर में राख हो जाती है। सही कह रही हैं आप। मान लीजिए कोई डिजाइनर एक नया सेंसर लगाता है, पावर ऑन करता है, और अगर वोल्टेज थोड़ा सा भी ऊपर नीचे हुआ तो पूरा सिस्टम वहीं ठप हो जाता है। बिल्कुल। ये जो शॉर्ट सर्किट का डर है ना, ये बड़े बड़े और अनुभवी इंजीनियर्स के दिमाग में भी हमेशा बैठा रहता है। हर बार जब वे किसी नए सर्किट में पहली बार पावर सप्लाई देते हैं तो उनकी सांसें सच में थमी रहती हैं। तो चलिए इसको थोड़ा विस्तार से समझते हैं। मैं सोच रही थी कि क्या हो अगर ये डर पूरी तरह से गायब ही हो जाए। मतलब एक सुरक्षित माहौल मिल जाए, है ना? हाँ बिल्कुल। क्या हुआ अगर कोई व्यक्ति एक बेहद जटिल इलेक्ट्रॉनिक सर्किट बनाए, उसमें गलती से भयानक शॉर्ट सर्किट हो जाए, वर्चुअली आग भी लग जाए, लेकिन असल में एक बाल भी न जले और कोई नुकसान ना हो। अरे वाह, ये तो किसी जादू जैसा लगता है। आज के इस गहरे विश्लेषण में हम इसी जादुई लगने वाली अवधारणा पर बात करने वाले हैं। आज का हमारा लक्ष्य यह है कि गहराई से समझना है कि कैसे भौतिक हार्डवेयर खरीदे बिना एक पूरी तरह से वर्चुअल वातावरण में इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोजेक्ट्स को डिजाइन, टेस्ट और बेहतर बनाया जा सकता है। और ये सब हम एक बहुत ही शानदार टूल के जरिए समझने वाले हैं। बिल्कुल। हम दुनिया के सबसे लोकप्रिय ओपन सोर्स प्लेटफॉर्म्स में से एक, मतलब आर्डुइनो, और उसे सिमुलेट करने वाले ताकतवर सॉफ्टवेयर प्रोटीज डिजाइन स्वीट के नजरिए से इस पूरी तकनीक को खंगालेंगे। ये तकनीकी दुनिया का एक बहुत ही दिलचस्प और क्रांतिकारी पहलू है। हम बिना किसी भारी भरकम तकनीकी जाल में उलझे ये समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे ये सिमुलेशन काम करता है। तो ये जो प्रोटीज डिजाइन सूट है जिसके बारे में हमने पढ़ा है, ये असल में है क्या? देखिए, जिसे लैब सेंटर इलेक्ट्रॉनिक्स ने विकसित किया है वो कोई साधारण ड्राइंग टूल या पेंट ब्रश नहीं है। ये एक पूरा इकोसिस्टम है जो स्कीमेटिक कैप्चर से लेकर पूरे सिस्टम को गणितीय रूप से सिमुलेट करने की सुविधा देता है। स्कीमेटिक कैप्चर? थोड़ा रुकिए। जो लोग इस शब्द से पूरी तरह परिचित नहीं है, उनके लिए इसका क्या मतलब है? हाँ, इसे थोड़ा आसान भाषा में समझते हैं। क्या ये सिर्फ स्क्रीन पर सर्किट का एक डिजिटल नक्शा बनाने जैसा है? नक्शा कहना एक अच्छी शुरुआत हो सकती है, लेकिन ये उससे कहीं ज्यादा गहरा है। स्कीमेटिक कैप्चर का मतलब है सर्किट का एक ऐसा डिजिटल ब्लूप्रिंट बनाना जिसके पीछे के गणित और भौतिक नियमों को कंप्यूटर असल में समझता हो। अच्छा, मतलब वो सिर्फ एक तस्वीर नहीं होती। एकदम सही। जब कोई स्क्रीन पर एक रेजिस्टर या बैटरी बनाता है तो ये सॉफ्टवेयर केवल एक चित्र नहीं बनाता, वो उस पुर्जे के व्यवहार का पूरा गणितीय मॉडल बैकग्राउंड में तैयार कर लेता है। मतलब उसे पता होता है कि वो पुर्जा असली दुनिया में कैसे काम करेगा। हाँ, वो जानता है कि अगर इस रेजिस्टर से करंट गुजरेगा तो कितना वोल्टेज कम होगा। तो एक तरह से ये सॉफ्टवेयर इलेक्ट्रॉनिक्स की दुनिया के लिए एक फ्लाइट सिमुलेटर की तरह काम करता है। फ्लाइट सिमुलेटर, ये काफी अच्छी तुलना है। हाँ, मतलब जैसे एक पायलट को ट्रेनिंग के पहले दिन सीधे असली हवाई जहाज में बैठाकर उड़ान भरने के लिए नहीं कह दिया जाता। बिल्कुल नहीं, वो तो बहुत खतरनाक हो जाएगा, है ना? वो पहले एक सिमुलेटर में बैठता है, वहां वो 1000 बार क्रैश हो सकता है, गलत बटन दबा सकता है और बिना किसी खरोच के सुरक्षित बाहर आ सकता है। ठीक उसी तरह प्रोटियस इलेक्ट्रॉनिक डिजाइन्स के लिए एक सुरक्षित खेल का मैदान है जहां कोई भी अपनी मर्जी से प्रयोग कर सकता है। यहाँ जो सबसे रोचक बात है वो ये है कि ये सिर्फ पुर्जे टूटने फूटने से नहीं बचाता। अच्छा, तो और क्या फायदे हैं इसके? अगर हम इसके मूल सिद्धांत पर जाएं तो ये किसी भी प्रोजेक्ट की व्यवहार्यता या कहें फिजिबिलिटी को शुरुआत में ही परखने की आजादी देता है। मतलब बिना कुछ बनाए ही पता चल जाता है कि आइडिया काम करेगा या नहीं। बिल्कुल। मान लीजिए किसी के दिमाग में एक नया स्मार्ट होम डिवाइस बनाने का आइडिया है। भौतिक दुनिया में उसे पहले बाजार जाकर दर्जनों सेंसर्स, तार और अलग-अलग आर्डुइनो बोर्ड्स खरीदने होंगे। हाँ, और फिर उन्हें जोड़कर देखना होगा कि क्या उसका आइडिया लॉजिकली काम कर भी रहा है या नहीं। और अगर आइडिया फ्लॉप हो गया तो सारा खरीदा हुआ सामान किसी काम का नहीं रहेगा, सारा पैसा और समय बर्बाद। ये तो बहुत ही निराशाजनक स्थिति होती है। लेकिन सिमुलेशन के जरिए कोई भी डिजाइनर बिना एक भी रुपया खर्च किए
उस पूरे सिस्टम का एक वर्चुअल मॉडल तैयार कर सकता है। अरे वाह, मतलब रिस्क एकदम जीरो। हाँ, ये सिर्फ पैसे बचाने की बात नहीं है, ये इनोवेशन की गति को तेज करने की बात है। जब गलतियां करने पर कोई आर्थिक दंड नहीं मिलता, तो लोग ज्यादा रचनात्मक तरीके से सोचते हैं। तो इन सब का आखिर मतलब क्या है? आप किस संदर्भ में पूछ रही हैं? मेरा मतलब है स्क्रीन पर कुछ पुर्जों को रख देना और उनके बीच लकीरें खींच देना। क्या ये सिर्फ एक वीडियो गेम खेलने जैसा नहीं है? मुझे इस पूरी प्रक्रिया का असली जादू समझना है। जादू तो है इसमें। मान लीजिए किसी ने सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर लिया और उसके सामने एक खाली स्क्रीन है। वो वहां से एक असली काम करने वाले वर्चुअल सर्किट तक कैसे पहुंचता है? ये सवाल हमें इस सॉफ्टवेयर के असली इंजन रूम में ले जाता है। जब कोई डिजाइनर एक नया प्रोजेक्ट शुरू करता है, तो वो सबसे पहले पुर्जों को चुनता है। वो पुर्जे आते कहाँ से हैं? प्रोटियस के पास एक बहुत विशाल डिजिटल लाइब्रेरी है। वहां से एक वर्चुअल आर्डुइनो बोर्ड, कुछ एलईडीज, मोटर्स और सेंसर्स चुने जाते हैं। और फिर उन्हें तारों से जोड़ा जाता है ना? हाँ, जब हम इन पुर्जों के बीच माउस से तार जोड़ते हैं, तो कंप्यूटर बैकग्राउंड में एक बहुत ही जटिल नेटलिस्ट तैयार करा होता है। नेटलिस्ट, ये क्या होता है? ये नेटलिस्ट असल में एक डेटाबेस है जो बताता है कि कौन सा पुर्जा किस पुर्जे से कैसे जुड़ा है और उनके बीच बिजली का बहाव कैसे होना चाहिए। यहाँ मैं थोड़ा टोकना चाहूंगी और एक मुश्किल सवाल पूछना चाहूंगी। हाँ, बिल्कुल पूछिए। मान लीजिए किसी ने आर्डिनो आईडीई नाम के सॉफ्टवेयर में कोई कोड लिखा है, एक ऐसा कोड जो असली भौतिक सिलिकॉन चिप के लिए बना है। सही है। वो कोड इस वर्चुअल सॉफ्टवेयर के अंदर मौजूद एक डिजिटल चित्र को कैसे समझ में आता है? ये पुल कैसे बनता है कि एक तरफ इंसानों द्वारा लिखा गया कोड है और दूसरी तरफ स्क्रीन पर बना एक डिजाइन? यही वो जगह है जहां सारा भ्रम दूर होता है और असली कंप्यूटर साइंस सामने आती है। अच्छा, तो पर्दे के पीछे क्या चल रहा होता है? देखिए, जब कोई इंसान आर्डुइनो के लिए कोड लिखता है ना, तो वो आमतौर पर सी या C++ जैसी प्रोग्रामिंग भाषा में होता है। हाँ, जिससे इंसान आसानी से पढ़ और समझ सकता है। बिल्कुल। लेकिन असली आर्डुइनो चिप इस भाषा को नहीं समझती। उसे सिर्फ 0 और 1 की भाषा, मतलब मशीन कोड समझ में आता है। तो फिर ये दोनों आपस में बात कैसे करते हैं? जब हम उस कोड को कंपाइल करते हैं, तो एक नई फाइल बनती है जिसे हेक्स फाइल कहते हैं। अच्छा, तो ये हेक्स फाइल ही वो मुख्य अनुवादक या ब्रिज है? अनुवादक से ज्यादा ये उस माइक्रो कंट्रोलर का दिमाग है। ये हेक्स फाइल उन सटीक निर्देशों का समूह है जो असली चिप के लॉजिक गेट्स को चालू या बंद करते हैं। तो प्रोटियस इस फाइल का क्या करता है? अब प्रोटियस क्या करता है? वो उस हेक्स फाइल को ठीक वैसे ही पढ़ता है जैसे एक असली भौतिक आर्डुइनो चिप पढ़ती। अरे वाह, सच में? हाँ, जब हम प्रोटियस में अपने वर्चुअल आर्डुइनो बोर्ड पर वो हेक्स फाइल लोड करते हैं, तो सॉफ्टवेयर उस 0 और 1 के कोड को डिकोड करके वर्चुअल पिन्स पर बिल्कुल वैसे ही इलेक्ट्रिकल सिग्नल पैदा करता है जैसे असली हार्डवेयर में होते। ये तो सच में दिमाग घुमा देने वाली बात है। मतलब सॉफ्टवेयर ये दिखावा नहीं कर रहा है कि वो काम कर रहा है। बिल्कुल नहीं, कोई दिखावा नहीं है। वो असल में उस कोड को वैसे ही रन कर रहा है जैसे एक असली माइक्रोप्रोसेसर करेगा। एकदम सही पकड़ा आपने। और इसके बाद आता है सिमुलेशन को प्ले करने का चरण। प्ले करने का मतलब जैसे वीडियो प्ले करते हैं? हाँ, कुछ वैसा ही। जैसे ही रन सिमुलेशन बटन दबाया जाता है, वो पूरा सर्किट जीवंत हो उठता है। और फिर बैकग्राउंड में क्या होता है? बैकग्राउंड में SPICE नाम का एक गणितीय इंजन हर मिलीसेकंड में हजारों समीकरण हल कर रहा होता है। SPIC, इसका पूरा नाम क्या है? इसका मतलब है सिमुलेशन प्रोग्राम विद इंटीग्रेटेड सर्किट एम्फोसिस। काफी भारी भरकम नाम है। हाँ, काम भी वैसा ही है। वो हिसाब लगाता है कि अगर पिन नंबर 13 पे 5 वोल्ट है और वो 220 ओम के रेसिस्टर से होकर एक LED में जा रहा है, तो करंट कितना होगा? और फिर वो स्क्रीन पर उस LED को उसी हिसाब से चमकता हुआ दिखाता है। बिल्कुल। ये महज कोई एनिमेशन नहीं है, ये शुद्ध भौतिकी और गणित है जो रियल टाइम में चल रहा है। ये प्रक्रिया सुनकर ऐसा लग रहा है कि कोई एक पूरी समानांतर दुनिया ही बना रहा है ना? ये बहुत ही शक्तिशाली तकनीक है। बेसिक सर्किट को चलाना तो समझ में आता है, एक LED जला ली, एक छोटी मोटर घुमा ली। लेकिन जब प्रोजेक्ट बहुत जटिल हो जाए? जटिल प्रोजेक्ट्स के लिए ही तो इसका असली इस्तेमाल होता है। मान लीजिए किसी को एक पूरा इंडस्ट्रियल रोबोटिक सिस्टम बनाना है, तो क्या ये टूल तब भी कारगर है या फिर
एक बिंदु के बाद ये सिर्फ शुरुआती लोगों के लिए सीमित रह जाता है। बात तो सही है कि शुरुआत में ये एक बहुत ही मजेदार खिलौना लग सकता है, लेकिन यहीं पर इसके पावर यूजर फीचर्स तस्वीर में आते हैं। वर्चुअल उपकरण असली दुनिया में तारों के अंदर क्या चल रहा है ये कोई अपनी नंगी आंखों से नहीं देख सकता है ना। बिल्कुल नहीं। इसके लिए ऑसिलोस्कोप या लॉजिक एनालाइजर जैसे भारी और बेहद महंगे उपकरणों की जरूरत पड़ती है, जिनकी कीमत लाखों में हो सकती है। यहाँ बात सच में बहुत दिलचस्प हो जाती है। अगर मैं इस वर्चुअल ऑसिलोस्कोप की बात करूं तो ये तो एक तरह से सर्किट की एक्सरे मशीन हो गई। एक्सरे मशीन, ये एक बहुत ही सटीक तुलना है। जो अदृश्य इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल्स तारों के अंदर बह रहे हैं, जो हमें अपनी आंखों से कभी नहीं दिख सकते, ये उन्हें एक ग्राफ के रूप में हमारी स्क्रीन पर ला देता है। हाँ बिल्कुल, हम देख सकते हैं कि सिग्नल कब ऊपर जा रहा है, कब नीचे आ रहा है, और क्या उसमें कोई शोर या नॉइज है। ये वाकई में एक एक्सरे मशीन है। और ये असली ऑसिलोस्कोप से भी बेहतर है, क्योंकि यहाँ कुछ भी जलने का डर नहीं है। हाँ, और किसी को कोई महंगी मशीन भी तो नहीं खरीदनी पड़ रही है। सही कहा। और अगर हम इसे बड़े पैमाने पर देखें तो प्रोटियस केवल इन 2D सर्किट डायग्राम्स तक सीमित नहीं है। अच्छा, तो इसमें और क्या है? इसमें पीसीबी लेआउट और 3D विजुअलाइजेशन की भी बहुत उन्नत सुविधा है। पीसीबी, वो हरे रंग के बोर्ड जिन पर बहुत सारी सिल्वर कलर की लाइनें और छोटे छोटे पुर्जे लगे होते हैं, जैसे किसी कंप्यूटर का मदरबोर्ड या टीवी का अंदरूनी हिस्सा होता है। हाँ बिल्कुल भाई, प्रिंटेड सर्किट बोर्ड। तो ये सॉफ्टवेयर उसमें कैसे मदद करता है? देखिए, जब कोई डिजाइनर अपना वर्चुअल सर्किट बना लेता है और सिमुलेशन में वो सही काम कर रहा होता है, तो अगला कदम उसे एक असली भौतिक बोर्ड पर उतारना होता है। तो प्रोटियस इसमें क्या करता है? प्रोटियस डिजाइनर को उस हरे बोर्ड पर तारों को, जिन्हें ट्रेस कहा जाता है, बिछाने में मदद करता है। अरे वाह! और 3D विजुअलाइजेशन का क्या काम है? सबसे खास बात यही है कि ये उस पूरे बोर्ड का एक 3D मॉडल तैयार कर देता है। कोई भी डिजाइनर स्क्रीन पर उसे घुमाकर देख सकता है कि मैन्युफैक्चर होने के बाद वो असली दुनिया में कैसा दिखेगा। ताकि कोई गलती न रह जाए। बिल्कुल, कहीं कोई बड़ा कैपेसिटर किसी दूसरे छोटे पुर्जे से टकरा तो नहीं रहा। ये सब असल में मैन्युफैक्चरिंग के लिए भेजने से पहले ही चेक हो जाता है। ये तो अद्भुत है। और मैंने इस तकनीक के बारे में पढ़ते हुए एक और भारी भरकम शब्द देखा था, को-सिमुलेशन। ओह हाँ, को-सिमुलेशन, ये बहुत ही खास फीचर है। इसके बारे में भी कुछ बताइए, क्योंकि ये सुनने में बहुत ही उच्च स्तर की चीज लगती है। ये निश्चित रूप से इसका सबसे एडवांस फीचर है। को-सिमुलेशन का मतलब है प्रोटियस को किसी दूसरे ताकतवर इंजीनियरिंग सॉफ्टवेयर के साथ मिलकर काम करने देना। किसी दूसरे सॉफ्टवेयर के साथ? जैसे कि? उदाहरण के तौर पे मैटलैब ले लीजिए। मान लीजिए कोई एक ड्रोन का फ्लाइट कंट्रोलर बना रहा है। ड्रोन का दिमाग। हाँ, तो प्रोटियस उस ड्रोन के इलेक्ट्रॉनिक सर्किट और आर्डियोनो के कोड को सिमुलेट करेगा, लेकिन हवा का दबाव, गुरुत्वाकर्षण और ड्रोन का वजन, इन भौतिक चीजों का हिसाब मतलब रखेगा। एकदम सही। ये दोनों सॉफ्टवेयर एक ही समय पर एक दूसरे से बात करते हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स और बाहरी भौतिकी का ये रियल टाइम तालमेल इसे गंभीर रिसर्च और इंजीनियरिंग के लिए एक जादुई टूल बना देता है। लेकिन इन सब जादुई टूल्स और गणितीय इंजनों का फायदा तभी है जब काम करने का तरीका सही हो, है ना? बिल्कुल, टूल्स कितने भी अच्छे हों, तरीका सही होना चाहिए। किसी भी जटिल काम की तरह यहाँ भी बेस्ट प्रैक्टिसेस यानी काम करने के बेहतरीन तरीकों पर काफी जोर दिया जाता है। इसमें एक कॉन्सेप्ट आता है, इंक्रीमेंटल टेस्टिंग। हाँ, इंक्रीमेंटल टेस्टिंग। ये क्या है और ये इतना जरूरी क्यों है? ये सबसे महत्वपूर्ण सलाह है जो किसी भी डिजाइनर या इंजीनियर को दी जा सकती है। अक्सर लोग क्या गलती करते हैं कि वे उत्साह में आकर एक ही बार में अपना पूरा विशाल सर्किट स्क्रीन पर बना लेते हैं। दर्जनों पुर्जे, सैकड़ों तार सब एक साथ जोड़ देते हैं। हाँ, और फिर वे सिमुलेशन का प्ले बटन दबाते हैं। जाहिर है शुरुआत में कुछ भी काम नहीं करता। अब समस्या ये है कि इतनी बड़ी भूल भुलैया में गलती ढूंढे कहाँ। मतलब भूसे के ढेर में सुई ढूंढने वाली बात हो गई। समझ ही नहीं आएगा कि कौन सा तार गलत जुड़ा है या कौन सा कोड खराब है। बिल्कुल, इसलिए इंक्रीमेंटल टेस्टिंग की सलाह दी जाती है। मतलब छोटे छोटे हिस्सों में काम करना। हाँ, इसका सीधा सा मतलब है कदम दर कदम आगे बढ़ना। सबसे पहले सिर्फ पावर सप्लाई बनाएं और टेस्ट करें कि क्या वोल्टेज सही आ रहा है, और अगर हाँ तो फिर आगे बढ़े। फिर माइक्रो कंट्रोलर जोड़ें और उसे टेस्ट करें, फिर एक सेंसर जोड़ें। इस तरह टुकड़ों में काम करने से अगर कोई चीज अचानक काम करना बंद कर देती है तो डिजाइनर को तुरंत पता होता है कि समस्या उसी पुर्जे में है जो अभी भी जोड़ा गया है। ये समस्या को सुलझाने का सबसे तार्किक और समय बचाने वाला तरीका है ना? इससे घंटों की माथापच्ची बच जाती है। इसके साथ ही काम का लगातार बैकअप लेते रहना भी जरूरी बताया गया है,
क्योंकि भले ही ये एक सुरक्षित वर्चुअल वातावरण है, लेकिन सॉफ्टवेयर भी तो कंप्यूटर पर ही चल रहा है और वे कभी भी क्रैश हो सकते हैं। हाँ, बैकअप तो हमेशा जरूरी है, चाहे कोई भी काम हो। खैर, ये वर्चुअल दुनिया काफी असीमित और सटीक लग रही है। इसमें 3D है, ऑसिलोस्कोप है, भारी भरकम गणित है, यहाँ तक कि ये IoT यानी इंटरनेट ऑफ थिंग्स को भी सपोर्ट करता है। जी बिल्कुल, IoT आज के समय की सबसे बड़ी जरूरत है। क्या हम सच में वाईफाई और ब्लूटूथ मॉड्यूल्स को भी कंप्यूटर के अंदर वर्चुअली टेस्ट कर सकते हैं? ये कैसे संभव है? जी हाँ, बिल्कुल संभव है। आज की तकनीक इतनी आगे बढ़ चुकी है कि एक कंप्यूटर स्क्रीन के अंदर ही एक ऐसा सर्किट बनाया जा सकता है जो वर्चुअल वाईफाई का उपयोग करके असली इंटरनेट से डेटा भेज और प्राप्त कर सकता है। अरे वाह! मतलब वर्चुअल सर्किट और असली इंटरनेट? हाँ, कोई भी अपने वर्चुअल आर्डुइनो से असली दुनिया के किसी सर्वर पर तापमान का डेटा भेज सकता है। ये तो कमाल है। लेकिन क्या ये हर कंप्यूटर पर काम करता है? यहाँ ये बता देना जरूरी है कि ये सॉफ्टवेयर मुख्य रूप से विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए डिजाइन किया गया है। तो मैक यूजर्स के लिए क्या विकल्प है? मैक ओएस पर इसे चलाने के लिए पैरेलल्स या बूट कैम्प जैसे वर्चुअलाइजेशन टूल्स की जरूरत पड़ती है। लेकिन हाँ, वायरलेस कनेक्टिविटी का सिमुलेशन भी अब एक हकीकत है। तो अगर हम वाईफाई, ब्लूटूथ, 3D डिजाइन, ऑसिलोस्कोप और जटिल गणितीय मॉडलिंग सब कुछ एक कंप्यूटर स्क्रीन के अंदर इतनी सटीकता से टेस्ट कर सकते हैं, तो फिर अंततः असली हार्डवेयर पे टेस्ट करने की मेहनत क्यों की जाए? ये बहुत ही वाजिब सवाल है। मैं तो बस उसी वर्चुअल डिजाइन को ही अपना फाइनल प्रोडक्ट मान लूंगी और सीधा फैक्ट्री में प्रोडक्शन के लिए भेज दूंगी। सोल्डरिंग आयरन उठाने की क्या जरूरत है? इससे एक जरूरी सवाल उठता है और यहीं पर हमें थोड़ा जमीनी हकीकत पर आना होगा। अच्छा, तो पेंच कहाँ फंसा है? देखिए, सिमुलेशन कितना भी एडवांस या सटीक क्यों ना हो जाए, वो भौतिक परीक्षण का 100% विकल्प कभी नहीं बन सकता। ऐसा क्यों? इंजीनियरिंग के मूलभूत सिद्धांत इस बात पर बहुत जोर देते हैं कि सिद्धांत और वास्तविकता में हमेशा एक महीन सा लेकिन बेहद महत्वपूर्ण अंतर होता है। मैं पूरी तरह से समझी नहीं। जब सॉफ्टवेयर इतने सटीक गणित और स्पाइस मॉडल पर आधारित है, तो वास्तविकता उससे अलग कैसे हो सकती है? क्योंकि सॉफ्टवेयर हमेशा एक आदर्श दुनिया में काम करता है। आदर्श दुनिया मतलब सब कुछ परफेक्ट? हाँ, एक वर्चुअल वातावरण में जब तक आप सॉफ्टवेयर को विशेष रूप से न बताएं, तब तक वो यही मानकर चलता है कि तारों का प्रतिरोध शून्य है। लेकिन असली दुनिया में ऐसा कोई तार नहीं है जिसका अपना कुछ न कुछ प्रतिरोध न हो। बिल्कुल, असली दुनिया में एंट्रोपी होती है, अव्यवस्था होती है। यानी भौतिक दुनिया की वो छोटी छोटी कमियां और रुकावटें जिन्हें कंप्यूटर अपनी गणना में नजरअंदाज कर देता है। असली दुनिया में आसपास के अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस पैदा होता है, जो तारों में बहने वाले सिग्नल्स को खराब कर सकता है। हाँ, धूल, नमी, तारों का ढीला होना और पावर सप्लाई में आने वाले अचानक उतार चढ़ाव, ये वो चीजें हैं जिन्हें कोई भी सॉफ्टवेयर 100% सटीकता के साथ सिमुलेट नहीं कर सकता। समझ गई। तो सिमुलेशन केवल 99% लॉजिकल और कोडिंग की गलतियों को दूर करने के लिए है। हाँ, वो ये साबित कर सकता है कि विचार तार्किक रूप से सही है और कोड काम कर रहा है। लेकिन वो जो आखिरी 1% है, भौतिक दुनिया के झटके, गर्मी और तारों का असल अनिश्चित व्यवहार, उससे निपटने के लिए अंततः सोल्डरिंग आयरन उठानी ही पड़ेगी और असली हार्डवेयर के साथ काम करना ही होगा। बिल्कुल सही। सिमुलेशन किसी भी डिजाइन को निखारने का और डिजाइनर के आत्मविश्वास को बढ़ाने का एक शानदार टूल है। ताकि जब हम हार्डवेयर बनाएं तो गलती की गुंजाइश कम हो। उस बिंदु तक बहुत तेजी से ले जाता है जहां कोई भी भौतिक रूप से सर्किट का निर्माण करने के लिए तैयार होता है, लेकिन अंतिम सत्यापन के लिए, ये देखने के लिए कि उत्पाद असली दुनिया में कैसा व्यवहार करेगा, उसे असली दुनिया की चुनौतियों के सामने रखना ही होगा। तो अगर हम आज की इस पूरी चर्चा को समेटें, तो हमने ये गहराई से समझा कि प्रोटियस डिजाइन स्वीट जैसे सॉफ्टवेयर का उपयोग करके आर्डुइनो प्रोजेक्ट्स को सिमुलेट करना महज एक शॉर्टकट या आलस भरा कदम नहीं है। बिल्कुल नहीं, ये तो एक बहुत ही स्मार्ट तरीका है। ये इलेक्ट्रॉनिक्स डिजाइन की पूरी प्रक्रिया को बदल देने वाला एक बेहद शक्तिशाली, सुरक्षित और किफायती तरीका है। ये डिजाइनर्स को महंगे पुर्जे जलाने के उस डरावने डर से आजाद करता है। हाँ, और ये उनके लिखे गए कोड को मशीन की भाषा में बदलकर उसका सटीक गणितीय परीक्षण करता है और उन्हें एक्सरे मशीन जैसे वर्चुअल उपकरण देता है जो भौतिक दुनिया में शायद हर किसी की पहुंच में न हो। ये एक ऐसा कदम है जो किसी भी प्रोजेक्ट की सफलता की संभावनाओं को कई गुना बढ़ा देता है, और वो भी एक भी असली तार को छुए बिना। और सबसे बड़ी बात, ये नए विचारों को पनपने का मौका देता है। जब असफलता की कोई आर्थिक कीमत नहीं होती, जब कुछ भी टूटने का डर नहीं होता,
तो इनोवेशन अपने चरम पर होता है। ये सीखने और बनाने का सबसे बेहतरीन तरीका है। हमने शुरुआत में बात की थी कि कैसे हम बिना पुर्जे जलाए एक सुरक्षित वातावरण में प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन आज की इस चर्चा के बाद मेरे दिमाग में एक बहुत ही अजीब लेकिन रोमांचक विचार आ रहा है। अच्छा, वो क्या है? आज हम कंप्यूटर के अंदर बैठकर जटिल आईओटी सिस्टम्स, सेंसर्स और पूरी भौतिक दुनिया के नियमों को इतनी सटीकता से सिमुलेट कर पा रहे हैं। हम बस एक विचार सोचते हैं, कोड लिखते हैं और सॉफ्टवेयर में बताता है कि वो काम करेगा या नहीं। हाँ, ये तो हम आज कर ही रहे हैं। तो जरा सोचिए, आने वाले भविष्य में क्या होगा जब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इतना अधिक विकसित हो जाएगा कि वो खुद ब खुद किसी नए इलेक्ट्रॉनिक गैजेट का विचार सुनकर उसका पूरा गणितीय मॉडल समझकर उसका हेक्स कोड खुद लिख लेगी। अरे बाप रे, ये तो एक बहुत ही अलग स्तर की बात हो गई। है ना? और उसी पल बिना किसी मानवीय मदद के प्रोटियस जैसे सॉफ्टवेयर के अंदर उसे टेस्ट करके सबसे बेहतरीन 3D PCB डिजाइन तैयार कर देगी। सब कुछ एक पलक झपकते ही। क्या उस दिन इंसान केवल विचार करने वाला प्राणी रह जाएगा और ये सॉफ्टवेयर और AI ही मिलकर असली इंजीनियर बन जाएंगे? ये सच में बहुत ही गहरा और सोचने पर मजबूर करने वाला सवाल है। इस विचारोत्तेजक सवाल के साथ हम आज की ही इस चर्चा को यहीं विराम देते हैं। इस गहरे विश्लेषण में जुड़ने के लिए धन्यवाद। सोचते रहिए, सवाल पूछते रहिए और हमेशा कुछ नया सीखते रहिए।